हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस कॉन्सेप्ट को एग्जैक्टली समझने के लिए हमें देखना होगा कि एग्जैक्टली डिमांड ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो इसके बारे में हमने डिमांड एनालाइज इस कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड कर्व इस टॉपिक को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, जो अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट पे। अगर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली डिमांड होता क्या है तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या क्या है और किस तरह से वर्क करती है। तो जनरली हम देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कॉन्सेप्ट एक इजी मेथड के साथ हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, और इसका मीनिंग जनरली होता है किसी भी चीज़ को हम फ्लेक्सिबल करना। तो इसकी कॉन्सेप्ट को हम अपने डेली टॉकिंग में भी यूज़ करते हैं, और ये वर्ड हम इस तरह से भी इलास्टिसिटी यूज़ करते हैं हमारे डेली रूटीन में। तो इस तरह से हम समझे तो इकोनॉमी के अंदर इलास्टिसिटी का मीनिंग्स होता है सेंसिटिवनेस या हम कहें रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन द प्राइस। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी का मीनिंग हम अगर समझे तो इकोनॉमी के अंदर सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है। इलास्टिसिटी को समझने के लिए हम दो कमोडिटी को लेते हैं, जहाँ पे एक रबर होता है। रबर को पूरी तरीके से हम जिस तरह से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं उस तरह से हम इजीली कर सकते हैं। तो उसका रबर का यूज़ हम बिना मेहनत करके इजीली उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम लोखंड को ले तो लोखंड का जब यहाँ पे इलास्टिसिटी ये हमें कर सकते हैं, क्योंकि उसको और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि उसको लगने वाली जो एनर्जी है इनमें और एक रबर में, इन दोनों को फ्लेक्सिबल करने में लगने वाली मेहनत ये डिफरेंट होती है। तो हम जनरली कहें कि एक रबर को इलास्टिसिटी उसका ये फुली होता है, तो ये कहे कि अगर लोखंड का अगर इलास्टिसिटी ये ना के बराबर होता है, जनरली हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आयरन होता है इसको हम इन इलास्टिक हम समझते हैं। तो इन शॉर्टली हम दोनों का अगर मीनिंग देखें तो इकोनॉमी के अंदर हम जब यूज़ करते हैं तो ये जो पावर होती है ये पावर होती है प्राइस, और जो कॉम्पिटिटिव बनी है उसकी क्या यूटिलिटी होती है उस गुड्स की, जो एक कंज्यूमर किस तरह से अपना सेटिस्फाई करता है। तो ये सेटिस्फेक्शन करने के लिए उसको जिस तरह से डिमांड क्रिएट होती है, इसी का यहाँ पे मीनिंग हम प्राइस और डिमांड को रिलेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। अगर हम समझे कि अगर किसी कमोडिटी की अगर प्राइस अगर कम होती है तो उसके अपोजिट डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पे मोर इलास्टिक कॉन्सेप्ट माना जाता है। अगर हम समझे कि अगर प्राइस में गिरावट होने के बाद भी यहाँ पे डिमांड अगर नहीं बढ़ रही है, तो ये पूरी तरीके से समझ में आ सकता है कि ये कॉन्सेप्ट ये इन इलास्टिक कॉन्सेप्ट माना जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यही कहती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या हमें कहता है। तो वो कहता है किसी कमोडिटी की अगर प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसकी डिमांड में भी चेंज होगा। तो ये प्राइस और डिमांड ये जिस तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप करते हैं, जो हमें लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है। बट किस तरह से चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितना प्राइस में रेशो चेंज होने की वजह से ही कितना रेशो यहाँ पे डिमांड में चेंज आया है, यही कहने में लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। और इसके लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए ही हमें हेल्प करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही हमें कहता है कि किस तरह से रेशो प्राइस में चेंज होने की वजह से किस तरह से रेशो चेंज हुआ है डिमांड के अंदर। लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये डिफरेंस यही कहता है, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सप्लेन करता है जो बेस करता है क्वालिटी पे। किसी भी कमोडिटी की जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करती है लॉ ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये एक्सप्लेन करती है और बेस करती है क्वांटिटी क्या है और किस तरह से रेशो में चेंज होगा, इस पर ही फोकस किया जाता है। तो इन शॉर्टली हम कहें जो लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दोनों का बेस इकोनॉमी के अंदर ये इंडिपेंडेंटली यहाँ पे स्टडी की जाती है और दोनों का वजूद यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसके बेस पे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको फुली या पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए उसके सब जो टाइप्स है इनको भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली होती कैसी है, और उसके साथ जो उसके
टाइप्स है जो फर्स्टली टाइप है जो पार्ट 2 में देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड पार्ट में देखेंगे मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्ट 4 में देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्ट 5 में देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पार्ट 6 में देखेंगे प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और पार्ट 7 में देखेंगे सब्स्टिट्यूशंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली किस तरह से होते हैं और क्यों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट अपनी जगह बना चुकी है। डिमांड एनालिसिस के अंदर प्राइस ये इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है जो डिपेंड करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ने या घटने के अंदर। उसके अलावा अदर भी जो फैक्टर होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जिस तरह से किसी कंज्यूमर की इनकम हो, उनकी टेस्ट प्रेफरेंस फैशन, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल अपनी निभाते हैं। बट फोकस किया जाता है प्राइस। प्राइस एग्जैक्टली उस कमोडिटी की क्या है इस पर ही डिपेंड होता है डिमांड। उसी तरह से हम देखें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इस कॉन्सेप्ट को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर मार्शल ने। जो अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने जो अपनी स्टार्टिंगली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये किस तरह से लिमिटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्राइस ये मैटर करता है और ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना। और उनके साथ साथ कई इकोनॉमिक्स ने सिर्फ और सिर्फ ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस ये मेथड इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसके सब टाइप्स यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। बट उसके बाद कई यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर कई टर्म यहाँ पे इंक्लूड किए और उसके साथ साथ एग्जैक्टली ये और भी एक्सपैंड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसी के साथ हम समझे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि ये एग्जैक्टली कहता है कि रिस्पांस क्या है प्राइस का चेंज होने के अंदर। प्राइस में जो चेंज होगा वही रिस्पांस वो डिमांड कर देगी और डिमांड के अंदर भी यहाँ पे चेंजेस दिखाई देता है। तो एग्जैक्टली हम कहें जो मीनिंग है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये यहाँ पे प्रेफर करता है रेशो। क्या रेशो में प्राइस में चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे डिमांड के अंदर भी वही रेशो के अंदर कितना रेशो में चेंज होता हुआ दिखाई देता है, इसे मेजर किया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये एग्जांपल हम देखें तो इस एग्जांपल के साथ हमें पता चलता है कि किस तरह से मार्केट के अंदर जो सेंसिटिवनेस है जो प्राइस को लेके और रिस्पॉन्स किस तरह से किया जाता है डिमांड और प्राइस के भीतर। तो ये सॉल्ट का एग्जांपल देंगे। जब सॉल्ट के प्राइस में भारी मात्रा में जब डिक्लाइन करती है या कम होती है तो उसके अपोजिट यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है ये रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ कम होता है, क्योंकि सॉल्ट एक हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी मानी जाती है बट उसकी जो उसका यूज़ है ये लिमिटेड होता है। तो इसकी वजह से उसके प्राइस में कितने भी यहाँ पे फॉल अगर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट या हम कहें उसकी इंक्रीज डिमांड में नहीं उतनी बढ़ पाती। उसके अपोजिट देखें तो मैंगो के प्राइस में थोड़े से भी चेंज होते हैं तो या हम कहें प्राइस थोड़े भी डिक्लाइन करते हैं तो उसमें जो चेंजेस आता है, रिस्पांस जो आता है डिमांड के अंदर, जो एक सेंसिटिवनेस यहाँ पे मार्केट के अंदर जो डिमांड और प्राइस के अंदर मिलती है ये ज़्यादा दिखाई देती है। और मैंगो की प्राइस कम हुई थोड़े से भी चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत सारा यहाँ पे चेंजेस रिस्पांस दिखाई देता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है सॉल्ट और मैंगो के अंदर, ये किस तरह से इनमें होने वाले चेंजेस को यहाँ पे रेशो में किस तरह से यहाँ पे मेजर किया जाए, इसको ही इसका इम्पोर्टेंट हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ही दिखाई देता है, जो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाता। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है ये हमें फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी पे, बट यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये फोकस करता है उस इनमें जो रिस्पॉन्सनेस जो है ये क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे हमें उसकी मेजरमेंट देता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने द लॉ ऑफ डिमांड और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेवलप किया, उनको हमारे तक यहाँ पे पहुँचाया है। तो ये हम देखें कि अल्फ्रेड मार्शल एग्जैक्टली किस तरह के पर्सन है, तो ये हमें पता चलता है कि एक ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। उनका बॉर्न 1842 और उनकी डेथ 1924 में हुई थी। उनकी नेशनलिटी ब्रिटिश थी। उन्हें हम पहचानते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स और वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बतौर।
उनकी जो फेमस बुक रही थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। और सारों का सारा दारोमदार उनका जो उनका जो बुक्स है ये फेमस बुक के अंदर ही रह चुकी है। तो हम देखें जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक्स है, इट वॉज द डोमिनेंट इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक इन द इंग्लैंड फॉर द मेनी ईयर्स। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमी के अंदर ये हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बतौर यहाँ पे मानते हैं, जहाँ पे डिमांड एनालाइज, मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस जो मार्शलियन सरप्लस के बतौर माना जाता है, कॉसी रेंट्स, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो मार्शलियन इक्वेशन के बतौर हम जानते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसी के साथ मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, इन सभी का कंट्रीब्यूशन इनमें इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थीरीज के बतौर यहाँ पे स्टडी की जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को फर्स्टली यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया था डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, और उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने की कोशिश की, जो हमें यहाँ पे पॉजिटिवली रिजल्ट दिखाई देता है, जहाँ पे उन्होंने इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब यहाँ पे क्वांटिटी में जितना चेंज हुआ प्राइस के अंदर, वो उसका जो रिस्पॉन्स है या हम कहें उसकी जो सेंसिटिवनेस यहाँ पे हमें दिखाई देती है डिमांड के अंदर, वो भी हमें परसेंटेज के अंदर दिखाई देंगे। जितना परसेंटेज यहाँ पे प्राइस के अंदर चेंज हुआ, उसके अपोजिट यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है डिमांड के अंदर, वो भी परसेंटेज के अंदर हमें मिल पाएगा। तो इनमें जो डिफरेंस है यही काउंट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। सेकेंड डेफिनेशन है प्रोफेसर लिप्से। प्रोफेसर लिप्से उसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने उनका डेफिनेशन दिया, उसी तरह से लिप्सी का भी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर माना जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जहाँ पे उन्होंने रेशो को यहाँ पे फोकस करते हुए दिखाई दिया। जितना यहाँ पे जो प्राइस के अंदर जो परसेंटेज जो रेशो में काउंट किया जाएगा, उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड के अंदर भी दिखाया जाएगा, जो मेजर किया जाएगा और ये एक्सप्लेन किया जाएगा किस तरह से प्राइस को लेके यहाँ पे डिमांड की इलास्टिसिटी किस तरह से एक्सप्लेन करती है। थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है प्रोफेसर बॉल्डिंग के द्वारा। वो कहते हैं द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस। वो कहते हैं कि जिस तरह से प्राइस के अंदर चेंज होने की वजह से जो रिस्पॉन्स जो आएगा डिमांड के अंदर, वो रिस्पॉन्स किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा या मेजर किया जाएगा यहाँ पे डिमांड के अंदर, प्राइस में जो चेंज हुआ उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे डिमांड के अंदर जिस तरह से हमें मिल पाएगा, उसी को उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए उसका फार्मूला एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जहाँ पे ये फार्मूला कहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर मेजर करना है तो ये हमें पता चलना चाहिए कि कितने परसेंटेज से यहाँ पे प्राइस में चेंज हुआ और उसमें कितना चेंजेस यहाँ पे डिमांड के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना परसेंटेज में चेंज हुआ है यहाँ पे प्राइस में जो चेंज हुआ, उसको कितना यहाँ पे रिस्पांस मिला है, उसके चेंजेस परसेंटेज में यहाँ पे डिमांड या कहे क्वांटिटी के अंदर। तो इन शॉर्टली हम इसे ई डी इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस तरह से भी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो फार्मूला यूज़ किया है, उसके अंदर उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर 3 यहाँ पे टाइप्स उन्होंने प्रेजेंट किए थे, जिसमें फर्स्ट था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना प्राइस के अंदर जितना परसेंट चेंज होगा, उसके रिस्पॉन्स के अंदर उतना ही चेंजेस हमें परसेंटेज में यहाँ पे डिमांड के अंदर दिखाई देगा। सेकेंड था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जितना प्राइस में अगर कम चेंज होता है, उसके अपोजिट उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे डिमांड के अंदर जितना ज़्यादा यहाँ पे जो चेंजेस दिखाई देता है, उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाता है, जिसे
मोर देन वन कहा जाएगा। तो थर्ड जो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहा जाता है, जहाँ पे प्राइस में बहुत सारा चेंजेस होने के बावजूद भी यहाँ पे डिमांड के अंदर जो चेंजेस है वो कम दिखाई देता है, जिसे लेस देन वन कहा जाएगा। जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है उसे इज़ इक्वल वन कहा जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे जितना प्राइस के अंदर चेंज हुआ उतना ही डिमांड के अंदर चेंज हुआ। इन तीन मेथड के साथ उन्होंने, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इस तीन टाइप को यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ प्रेजेंट किया था। बट यहाँ पे बदलते समय के साथ जब यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इसमें और यहाँ पे जो टाइप्स है इसे ऐड करते हुए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड इस कॉन्सेप्ट को भी ऐड करते हुए फिर यहाँ पे जो टाइप्स है ये टाइप्स यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप में यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से यहाँ पे प्राइस ये मैटर करता है और किस तरह से डिमांड पे उसका इफ़ेक्ट होता है, रिस्पांस किस तरह से प्राइस में चेंज होने के साथ साथ किस तरह से डिमांड को रिस्पांस मिलती है, ये इस टेबल के साथ हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे कंट्री है जहाँ पे इंडिया और इंग्लैंड है, इनको डिमांड है एक कमोडिटी जिसका नाम है चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस तरह से प्राइस को लेके यहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया इन दोनों के साथ किस तरह से है, यही प्रेजेंट करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से प्राइस में किस तरह से चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव होंगे या हम कहें इसका रिज़ल्ट यहाँ पे डिमांड के साथ साथ हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें जो प्राइस ऑफ चीज़ को लेके इंडिया के अंदर ₹10 में इंडिया की जो क्वांटिटी थी ये क्वांटिटी यूनिट के अंदर 40 थी और इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे 40 थी। तो यहाँ पे दोनों भी कंट्री में यूनिट्स 40 यहाँ पे ₹10 को लेके थी, जहाँ पे ये बिफोर कंडीशन है जब यहाँ पे प्राइस में डिक्लाइन करती है, जब यहाँ पे प्राइस हाफ हो जाती है, प्राइस ₹10 से ₹5 जब हो जाती है, तब इंडिया को लेके उसका जो डिमांड है और इंग्लैंड का डिमांड जो कमोडिटी चीज़ को लेके क्या है तो यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। बट ये कंपैरिजनली दोनों कंट्री के अंदर डिफरेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिखाई देती है। जब प्राइस ₹10 से ₹5 हो जाती है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इन इंडिया यूनिट के अंदर 40 से ₹50 हो जाती है और इंग्लैंड के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड इन इंग्लैंड यूनिट 40 से यहाँ पे 80 हो जाती है यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे कंपैरिजनली देखें तो हम देखें तो इंग्लैंड की जो रिक्वायरमेंट है प्राइस को लेके जब प्राइस हाफ हो जाती है तो यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर डिमांड यहाँ पे 2x बढ़ जाती है। बट यहाँ पे कंपैरिजनली देखें चीज़ को लेके जो चीज़ कमोडिटी है इसको लेके इंडिया के अंदर होने वाली जो रिक्वायरमेंट है ये कई यहाँ पे परसेंटेज से ही बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो यही जो डिफरेंस यहाँ पे दोनों कंट्री के अंदर जो दिखाई देती है कि किस तरह से रेशो में चेंज हुआ, प्राइस में चेंज होने के साथ साथ यहाँ पे जब कंट्री को लेके उनमें जो डिमांड में जो रेशो चेंज हुआ ये कंपैरिजनली हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे इंग्लैंड को लेके हम देखें तो प्राइस जिस तरह से हाफ यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है, तो इंग्लैंड यहाँ पे मोर देन वन इस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। बट यहाँ पे प्राइस में जो चेंज हुआ हाफ यहाँ पे प्राइस जब कम हुए तब इंडिया के अंदर जो रिस्पॉन्स है ये लेस दैन वन यहाँ पे सिचुएशन दिखाई देती है। तो ये जो रेशो होता है यही रेशो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मेजर किया जाता है कि किस तरह से परसेंटेज में यहाँ पे रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी प्राइस बढ़ी और घटी, उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे डिमांड के अंदर कंट्री ने किस तरह से प्रेजेंट किया, यही इस टेबल के साथ दिखाई देता है। इस डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से रेशो में काउंट किया जाता है, जहाँ पे एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी लिया है और वाई एक्सेस पे हमने प्राइस लिया है। यहाँ पे जो डी है ये डिमांड कर्व यहाँ पे ऊपर से नीचे लेफ्ट से राइट से नीचे झुकता हुआ या डिमिनिशिंग यहाँ पे डिमांड कर्व दिखाई देता है, जहाँ पे प्राइस हमारी P1 थी, जो प्रीवियस जो डिमांड थी हमारी जो क्वांटिटी थी वो OQ1 इतनी हमारी क्वांटिटी और इसकी जो प्राइस थी ये प्राइस हमारी OP1 इतनी मेजर की गई थी। बट जिस तरह से प्राइस डिक्लाइन किए, प्राइस जैसे कम हुए उस तरह से यहाँ पे जो
प्राइस P1 से P2 तक कम होते हुए दिखाई दी और उसके कंपैरिजनली हम देखें हमारी क्वांटिटी यहाँ पे P1 से P2 तक जाती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे डेल्टा Q है, ये Q हमें दिखाता है कि कितना रेशो में चेंज हुआ, और जो डेल्टा यहाँ पे जो P है ये P दिखाता है कि किस तरह से प्राइस में रेशो में प्राइस चेंज हुआ। उसके कंपैरिजनली यहाँ पे जो डिमांड चेंज हुई है उसके कंपैरिजन यहाँ पे ग्रेटर दैन 1 यहाँ पे चेंजेस दिखाई देती हुई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाई देती है। तो यही डायग्राम यही कहता है कि जब यहाँ पे फर्स्टली हमारी जो क्वांटिटी हमारी OQ1 थी, तब हमारा डिमांड कर्व यहाँ पे A पॉइंट पे था। जैसे ही हमारी प्राइस कम हुई हमारी क्वांटिटी बढ़ी, अब हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट B पॉइंट को शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो जो हमारी प्राइस P2 पे हमारी क्वांटिटी Q2 तक जाती हुई B पॉइंट हमें यहाँ पे डिमांड कर्व पे दिखाई देती है। इस तरह से ये डिमांड जो इलास्टिसिटी है ये प्रेजेंट करता है किस तरह से टेबल और इस डायग्राम के साथ हमें समझने में और भी इजी हो गया कि किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमी के अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट माना गया है। जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इनको यहाँ पे हम 5 टाइप के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करते हुए इसको 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे, और इनमें जो डीपली यहाँ पे डिस्कस हम पर्टिकुलर वीडियो हम बनाएंगे, जहाँ पे फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकेंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फोर्थ प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिफ्थ जो कहता है सब्स्टिट्यूशंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट जो टाइप है ये कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कहता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से जितना चेंज रेशो में हुआ है उसके रिस्पांस में जितना डिमांड के अंदर चेंजेस दिखाई देगा उतना रेशो में काउंट जो किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे कहेंगे द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मेजर ऑफ द रिलेटिव चेंजेस इन द क्वांटिटी परचेज in the response to the relative changes in the price on the given demand curve। सेकेंड कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल और कई इकोनॉमिस्ट ने सिर्फ यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया, बट मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे फिर कई इकोनॉमिस्ट इनकम और उससे रिलेटेड और भी कई यहाँ पे जो इम्पैक्ट यहाँ पे डालते हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसमें सेकेंड बन पाया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें किसी कंज्यूमर की जब इनकम में जब चेंज आता है उसके वजह से जब डिमांड के अंदर चेंज आएगा उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। और ये रेशो के अंदर मेजर किया जाएगा, जितना चेंज यहाँ पे उस कंज्यूमर की इनकम में हुआ है उसके इम्पैक्ट या रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें डिमांड के अंदर भी दिखाई देगा। तो ये हमें कहता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द कंज्यूमर्स purchase of the particular goods to a change in his income। जिस तरह से कंज्यूमर की इनकम में जो चेंज होगा उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे जब डिमांड के अंदर दिखाई देगा वो रेशो में काउंट किया जाएगा। थर्ड कहा जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब यहाँ पे किसी एक गुड्स की प्राइस में अगर चेंज होता है उसका इम्पैक्ट अदर गुड्स या कमोडिटी पे होता है, तो ये अदर जो कमोडिटी है उसकी जब डिमांड में चेंज आएगा इसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि अगर पेप्सी इस कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो कोको कोला है उसकी प्राइस नहीं बढ़ने की वजह से, कांस्टेंट रहने की वजह से कंपैरिजनली पेप्सी की प्राइस बढ़ी है, तो कोको कोला की प्राइस में चेंज नहीं होने की वजह से डिमांड बढ़ी है कोको कोला की। तो अगर हम मानते हैं कि एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से अदर जो उसके कॉम्पिटिटर है उनके जो डिमांड में चेंज होगा, इसे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। तो ये कहता है द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्ट्स टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द अनदर प्रोडक्ट, वाई इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड of the product x to the percentage change in the price of product y that bring about the change in quantity demanded। फोर्थ बनता है प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे जब एडवर्टाइजिंग में चेंज होने की वजह से या हम कहें एडवर्टाइजमेंट करने के जो कॉस्ट है ये अगर बढ़ाए जाते हैं तो इसका रिस्पॉन्स उस
जो कमोडिटी है इसकी सेल होने में हेल्पफुल होता है और उसमें चेंज आता है। तो अगर हम मान लेते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कॉस्ट में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर यहाँ पे कॉस्ट खर्च किया जाएगा तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे सेलिंग, उस कमोडिटी की सेलिंग बढ़ती है तो उसे प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। एडवर्टाइज में चेंज आया, उसकी जो कॉस्ट है इनमें चेंज आया, उनमें अगर इंक्रीज होता है तो उस कमोडिटी की चेंज होती है सेलिंग में यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। इसको ही प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। और जो लास्ट है वो कहता है सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब एक्स गुड की प्राइस में कम होने की वजह से जब वाई का जो डिमांड है, ये डिमांड जब बढ़ता है, या हम कहें जो एक्स की प्राइस कम होने की वजह से वाई ये और भी बेहतर यहाँ पे चीप कंडीशन में दिखाई देता है और उसकी जो डिमांड बढ़ती है, इसी को ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। जब हम कहें कि किसी एक्स कमोडिटी की प्राइस अगर कम होती है तो कंपैरिजनली एक्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसके जो कॉम्पिटिटर है जो वाई होंगे या हम कहें अदर भी कोई यहाँ पे कॉम्पिटिटर होंगे तो उसके बेहतर एक्स ये प्रोडक्ट उसको और भी सस्ता और अच्छा चीप कंडीशन में मिलता है। तो एक्स की डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन और भी बेहतर एक्स के पास मिल जाता है। तो हम कहें कि जो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सिमिलर यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं और एक दूसरे को कॉम्पिटिटर होते हैं, सब्स्टिट्यूशन गुड्स एक दूसरे को ऑप्शन की तरह यहाँ पे देखा जाता है। बट यहाँ पे एक्स ये कमोडिटी में अगर चेंज होता है, ये रेशो में कितना चेंज हुआ और उसका प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी कंपैरिजन यहाँ पे उसकी डिमांड में कितना चेंज हुआ है, ये भी रेशो में अगर काउंट करें तो हमें सब्स्टिट्यूशंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कॉन्सेप्ट भी और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन होता हुआ दिखाई देता है। जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन पांचों टाइप को हम इंडिविजुअल वीडियो के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उनके जो सब टाइप्स है ये भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।